नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा विज्ञापन क्रमांक 51 की तैयारी से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में हम रिसर्च के प्रैक्टिस सेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है वो 17 प्रश्नों का है। हम रिसर्च के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा इस समय दे रहे हैं, उसका कारण ये है कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो रिसर्च पे होती है। ज़्यादा प्रश्न लोग रिसर्च पे गलत करके आते हैं। तो हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और देखें, लोग अपने मित्रों से चर्चा किया करें। चर्चा करके जो तैयारी होती है वो अकेले पढ़ने में नहीं होती है। तो मित्रों से चर्चा कैसे कर सकते हैं, वो वीडियोज़ को उनके पास शेयर करें, वो भी पढ़ें और तब उस पर आप चर्चा करें। तब जो रिसर्च के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हैं, जो सांख्यिकी पर आधारित हैं, वो आपको जल्दी नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं आज के 17 प्रश्न जो सांख्यिकी पर आधारित हैं, हमारे रिसर्च पर आधारित हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिकर्ट स्केल से मापा जाता है। तो जो लिकर्ट स्केल है, इससे क्या मापा जाता है? तो इससे एटीट्यूड मापा जाता है, अभिवृत्ति का परीक्षण किया जाता है। इससे ओपिनियन मांगा जाता है, ये ध्यान रहे आप। अब है प्रश्न नंबर 2, कुर्टोसिस। कुर्टोसिस का फार्मूला क्या है? कुर्टोसिस को हिंदी में कहते हैं कुकुदता। कुकुदता का फार्मूला है कुकुदता इक्वल टू KU इक्वल टू Q/P90 माइनस P10। अब ये Q क्या है? ये है चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन है ये, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में, और ये देखिए P क्या है? ये है परसेंटाइल है। 90 परसेंटाइल में ये 10 परसेंटाइल जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसका भाग दे देते हैं Q में, क्वार्टाइल डेविएशन में। तो कुकुदता आ जाती है, कुर्टोसिस हमें ज्ञात हो जाती है। अब ये देखिए 90 और 10। अब देखिए कठिनाई स्तर की अगर हम बात करें तो 90 से ऊपर और 10 से नीचे ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल होता है, इसलिए ये 90 और 10 के बीच में ही इसको रखते हैं। अब आगे चलते हैं हम। ESD, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में संबंध क्या है? तो देखिए, इसे भूले ना, इसके लिए सबसे पहले ESD, MD और QD लिख देते हैं। ESD इक्वल टू MD इक्वल टू QD। सीरियल जरूर आपको याद रहे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, ये हम लिख देते हैं और 4, 5, 6 लिख देते हैं। अगर इसमें संबंध अगर फाइंड करना हो, अगर बोल दिया जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में संबंध क्या होगा, तो ये देखिए 4 ESD इक्वल टू 5 MD, ये लिखिए 4, ये 5 का यहाँ पर डिवीज़न कर दीजिए। 5 जब पक्षांतर करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, और इधर AMD, और ये इधर नीचे चला जाएगा ESD। AMD ESD जो होता है इक्वल टू होता है 4/5 के। ये संबंध हो गया। इसी तरह से इसका भी संबंध, इसी तरह से इसका भी संबंध हम फाइंड कर सकते हैं।
अब चलिए हम आगे के प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में सबसे कमजोर सहसंबंध है, सबसे कमजोर सहसंबंध। तो देखिए 0.92, 0.15, 0.42, ये 3 दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कभी कभी लोग गलत कर देते हैं, जो माइनस में है उसको लगा देते हैं कि सबसे कमज़ोर सहसंबंध, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्रांग सह कोरिलेशन है, ये स्ट्रांग निगेटिव कोरिलेशन है ये। अब पूछ रहा है सबसे कमज़ोर सहसंबंध, तो वो ये है जो सबसे कम हो, 0.15, ये सबसे कमज़ोर सहसंबंध है। दोस्तों ये देखिए, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं और बहुत ही बेनिफिशियल आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। अगर आपको कहीं समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यदि Q3 तथा Q1 का मान दिया है, Q3 का मान दिया है और Q1 का मान दिया है, ये थर्ड क्वार्टाइल है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, तीसरा चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तब Q का मान ज्ञात करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का मान ज्ञात करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ये, वो Q3 में Q1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, Q3 माइनस Q1/2। इससे हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। Q3 माइनस Q1/2 इक्वल टू होता है Q, यानी क्वार्टाइल डेविएशन। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड में संबंध क्या होता है। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप पढ़े होंगे बीएससी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो आप देखे होंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन, देखिए ये है, तो मीन मीडियन मोड एक पॉइंट पे होते हैं इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, यही संबंध है। देखिए उत्तर आएगा, अगर प्रश्न है कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन तथा मोड में क्या संबंध है, उसका उत्तर होगा तीनों एक बिंदु पर होते हैं। ये देखिए, तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों बराबर होते हैं, तीनों की वैल्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की वैल्यू बराबर होती है। अब आता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड होते हैं, तो ये ध्यान रहे, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनमें मीन मीडियन मोड जो है सभी का मान अलग होता है, सभी अलग अलग बिंदु पे होते हैं। तो देखिए सिमेट्रिकल में क्या है, इस तरह का ग्राफ बनता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी बीच से अगर ये जो लाइन खींची है, इस लाइन से अगर मोड़ दो उस तक, तो ये बिल्कुल ये पार्ट इस पार्ट को एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक लेते हैं। लेकिन अगर देखिए, एक तो इस तरह का हो सकता है, ये इस इधर और इधर ऐसा होता है, या कि ऐसा हो सकता है, इस तरह का होता है, ये होता है। तो ये जो होता है, इसमें जो कर्व जो होता है इस तरह के बनते हैं, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अब हम बात करते हैं मानक विचलन का वर्ग, माने स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मानक विचलन का वर्ग जो होता है वो वेरिएंस होता है। ये आप लोग बता रहे हैं कि चर्चा करके अपने मित्रों के पास शेयर करिए, फिर उनसे चर्चा करिए। जब वो चर्चा करेंगे तो आपको ये
ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, काई स्क्वायर का फार्मूला क्या है? काई स्क्वायर जो होता है, काई स्क्वायर बराबर होता है समेशन एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर, एफ ओ माइनस एफ ई। देखिए एफ ओ क्या है? ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है, और एफ ई क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी में एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को घटाने के बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है उसमें एफ ई का एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का भाग दे देते हैं। ये हमारा काई स्क्वायर का फार्मूला। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा रिसर्च से हट के आ गया है, पर चलिए कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे आ गया ये हमें भी नहीं मालूम, लिख दिया। कासा डेई बाम्बिनी, कासा डेई बाम्बिनी का तात्पर्य क्या है? तो ये कासा डेई बाम्बिनी जो है इटालियन वर्ड है, कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है किसी परीक्षा में, अब हमें ध्यान नहीं है। अच्छा प्रश्न लगा इसलिए हमने दूसरे पेज पे लिखने के लिए तो हमने रिसर्च वाले पेज पे लिख दिया, फिर भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ये देखिए चिल्ड्रंस हाउस, कासा डेई बाम्बिनी का इंग्लिश में हो कहते हैं इसको, ये तो इटालियन वर्ड है, इसको ये है इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रंस हाउस, यानी हिंदी में बच्चों का स्कूल। इसको मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों के लिए खोला था। ये इस स्कूल को 2.5 साल के बच्चों के लिए, 2.5 साल के बच्चों के लिए स्कूल खोला था। ये 2.5 साल से 4 साल 5 साल तक के बच्चों के लिए खोला था कासा डेई बाम्बिनी। अब कासा डेई बाम्बिनी के फाउंडर कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी। ये अगला है 12वां प्रश्न है, किसी प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन 10 है। प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, यानी प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन का तात्पर्य क्या है? x माइनस यम। प्राप्तांक क्या है? x, जो रॉ प्राप्तांक है उस क्या है? x है, और मध्यमान क्या है? यम है। तो सीधे माने कि x की वैल्यू और यम की वैल्यू नहीं दिया है, क्या दे दिया है? प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन 10 दे दिया है। तो बस, और मानक विचलन दे दिया है 5। तो z और t स्कोर ज्ञात करना है। देखिए z स्कोर का फार्मूला, पहले तो z स्कोर देख लीजिए। z स्कोर इक्वल टू होता है x माइनस यम, अर्थात प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन। ये प्राप्तांक है और ये मध्यमान, इसका विचलन x माइनस यम अपान ये सिग्मा, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये देखिए प्राप्तांक से मध्यमान का विचलन आपका 10 दिया है, मानक विचलन 5 दिया है, तो z स्कोर आ जाएगा 2। अब देखिए z स्कोर जब 2 आ गया तो t स्कोर हम फाइंड कर सकते हैं। t स्कोर फाइंड करने का फार्मूला है 50 प्लस 10z। तो 50 प्लस 10 इंटू z कितना आ गया है भी हमारा 2, तो 10 दूना 20 और 50 70, तो ये आ गया t स्कोर 70। अब हम आगे चलते हैं। वे परीक्षण जो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं उसको कहते हैं मानक परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण या मानक परीक्षण। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसका उपयोग छात्रों का सापेक्षिक मूल्यांकन, सापेक्षिक मूल्यांकन का तात्पर्य, इसका मतलब होता है किसी के सापेक्ष, उस लड़के के सापेक्ष उसका क्या परफॉर्मेंस है, माने इसमें सापेक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। कोई इसमें किसी से तुलना की गई होती है, इसमें सापेक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात
छात्र की उपलब्धि को किसी मानक के आधार पर आकलन किया जाता है। कोई मानक ले लिया जाता है कि इस मानक पर उसकी क्या स्थिति है, उसको कहते हैं सापेक्षिक मूल्यांकन। तो ये किस में होता है? मानक संदर्भित परीक्षण में ये होता है। मानक संदर्भित परीक्षण में सापेक्षिक मूल्यांकन होता है। और वह परीक्षण जिससे छात्र की निरपेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। कोई इसमें मानक नहीं होता है, कोई माने एकदम निरपेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है, वो है निकष संदर्भित परीक्षण। तो निकष संदर्भित क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, और हिंदी में निकष संदर्भित परीक्षण। तो इसमें निकष संदर्भित परीक्षण क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में छात्र की निरपेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिससे छात्र के मजबूत और कमजोर पक्ष का पता लगाया जाता है, तो वह है निदानात्मक परीक्षण। अब अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, एक परीक्षण जिसमें 20 प्रश्न है का विश्वसनीयता गुणांक एक परीक्षण जिसमें 20 प्रश्न है का विश्वसनीयता गुणांक जो है 0.6 है। यदि परीक्षण में 80 प्रश्न और जोड़ दिए जाएं और शामिल कर दिए जाएं तो नए परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होगी? तो देखिए, वर्तमान परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 20। अब 80 में माने 80 प्रश्न और जोड़ दिए गए, 20 और 80 तो कितने हो गए? 100 प्रश्न हो गए। यानी पहले का 100 कितना है? 5 गुना हो गया। अर्थात अब वर्तमान में कितने हो गए? 5 गुना प्रश्न हो गए। अब जब 5 गुना हो गए तो अब हमारा ये फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा NR अपान 1 प्लस N-1 इंटू R। तो n के स्थान पर 5 कर देंगे, ये जो 5 गुना हो गया, ये ध्यान रखिएगा। 5 गुणे 0.6 बटे 1 धन 4 गुणे ये क्या है? 1। ये है n कितना है? 5 और ऋण 1 तो 5। अब में 1 घटा दिए तो ये 4 आ गया, और ये r कितना है? 0.6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा पॉइंट। अगर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया जाए, देखिए क्या पता चला, यदि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया जाए, पदों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? विश्वसनीयता बढ़ जाती है। पहले विश्वसनीयता कितनी थी? देखिए 0.6 थी, अब कितना हो गई? 0.88 हो गई, यानी 90 के आसपास हो गया। अब दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न यहीं पे प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हमने रखा था, प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर अपना एक ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें। आपकी सफलता निश्चित है, आपको सफलता मिलेगी। आप अपने मित्रों से इन प्रश्नों पर चर्चा अवश्य करते रहें। चर्चा एक बहुत अच्छा स्टडी का माध्यम है। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।